आप बॉडी मास इंडेक्स निकालते हैं। तो जब बॉडी मास इंडेक्स जो होता है उसके आधार पे आप किसी भी व्यक्ति को ओवरवेट या ओबीज कह सकते हैं। तो नॉर्मली बॉडी मास इंडेक्स जो होता है, जो नॉर्मल व्यक्तियों का जो आएगा, किसी का वेट कुछ भी हो सकता है, हाइट कुछ भी हो सकती है, तो आपने उसको तोला, अपनी हाइट नापी, उससे है ना डिवाइड करा, और उसके थ्रू आपने बॉडी मास इंडेक्स निकाला, और उस बॉडी मास इंडेक्स के थ्रू आपने ये देखा अगर कोई भी व्यक्ति 24 से ऊपर है, 24 तक नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स होता है, तो 25 से ऊपर वाला जो होगा वो आएगा ओवर वेट में, यानी जिसका वजन ज्यादा है, पर वो मोटापे में नहीं आएगा, ओबीज नहीं कहलाएगा। ओबीज वाला व्यक्ति जब कहलाता है जब उसका बॉडी मास इंडेक्स 30 के फिगर को क्रॉस करता है। तो 25 इज नॉर्मल, फ्रॉम 25 टू 30 इज ओवरवेट, एंड अबव 30 इज ओबीज। सबसे पहली चीज मुझे ये लग रहा था कि बताएं, क्योंकि हर मरीज को लगता है या हर व्यक्ति को लगता है कि इतनी तो मोटी वो है, मैं क्यों है ना मोटी, वो क्यों नहीं, उसका वजन भी इतना है, मेरा भी। तो हाइट के अकॉर्डिंग वेट देखना जरूरी होता है। एवरीथिंग इज अकॉर्डिंग टू योर हाइट एंड वेट, आप ओबीज हो कि ओवरवेट हो। अब आपको कुछ तथ्यों को बताना बहुत जरूरी है, जैसे कि हिंदुस्तान जो है वो, उसमें बच्चे जो हैं वो दुनिया में दूसरे नंबर पे आते हैं ओबेसिटी में। सो हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, पर किस क्षेत्र में प्रोग्रेस कर रहे हैं हम? चाइल्ड या यंग जो बच्चे हैं उनकी ओबेसिटी में दुनिया में सेकंड रैंक करते हैं। अब आप कहेंगे फर्स्ट रैंक पे बच्चों में कौन है, तो वो चाइना है। अब बड़ों के उसमें अगर हम बात करें तो सबसे फर्स्ट रैंक पे है यूएसए, यूएस जिसे आप अमेरिका बोलते हैं। दूसरे उस पे चाइना आता है, और लगभग तीसरे पे और भी बहुत सारे देश हैं, लेकिन हम लोग भी उस एपिडेमिक से गुजर रहे हैं जिसे हम मोटापा कहते हैं। तो बच्चों में तो हमने क्रॉस कर लिया है, बड़ों में भी हम लगभग क्रॉस करने के शिखर में हैं। 2025 तक 17 मिलियन चिल्ड्रन जो होंगे बच्चे, उनको ओबेसिटी हो चुकी होगी। तो अब ओबेसिटी क्यों सही करना जरूरी है, ओबेसिटी से क्या नुकसान है, और ये क्यों होता है, हिंदी में बोलूं तो मोटापा, ये मैं आपको आज सारी चीजें बताऊंगी। तो सबसे पहली चीज है कारण। जब तक आपको कारण नहीं पता होंगे आप उनका निवारण ही नहीं कर सकते। तो कारण जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, और आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे ये बात इसलिए करना जरूरी समझती हूँ कि यहाँ पे महिलाएं जुड़ी हैं, और महिलाओं से जुड़े पुरुष भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, उनके घर वाले भी होते हैं, बड़े बूढ़े भी होते हैं, और वो स्वयं भी एक बहुत जिम्मेदार इंसान होती हैं घर को चलाने के लिए। और सारी प्रॉब्लम अल्टीमेटली आप ही को झेलनी है। कोई बीमार होता है तो भी आप परेशान। तो शुरुआत कहाँ से होगी? आपसे। आप सीखेंगी, आप सिखाएंगी, और आप फॉलो करेंगी घर के बच्चों की देखभाल और बड़ों की देखभाल। तो सबसे पहली चीज अगर हम बात करें तो हमारा एक प्लेट होती है। हम रोज के खाने में जितना खाना खा रहे हैं वो ज्यादा होता है। So, eating for more food than your body demand. This is the first thing. खाने की जरूरत से ज्यादा खाना खाना। मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति जब खाना खा रहा होता है तो वो ये सोचता है कि नहीं नहीं अभी मेरे में थोड़ी भूख बाकी है, मैं खाना बंद कर दूं। इंसान जो भी खाना खाता है वो भूख से ज्यादा खाता है। कोई बात नहीं, मेरे पेट में आ रहा है और मुझे ये अच्छा लग रहा है, लेट मी ईट इट। तो सबसे गलत कारण जो होता है वो डिमांड से ज्यादा खाना खाना होता है, जरूरत से ज्यादा खाना खाना होता है, क्योंकि आपकी बॉडी जो आप काम करते हो उसके हिसाब से उसकी डेली रिक्वायरमेंट होती है, जो कि कैलोरीज में आती है। माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर वर्कर्स में आपका काम क्या है? अगर हैवी वर्कर हैं आप तो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट जो होगी वो 2200 से 2400 कैलोरीज होती है। मॉडरेट वर्कर हैं तो 2000 से 2200 के करीब आई, और अगर माइल्ड वर्कर हैं तो 2000 से भी कम होती है। तो हम लोग जो खाना खा रहे हैं उसमें कैलोरीज जो है जो वो जरूरत से ज्यादा है। हम खाने की मात्रा ज्यादा खा रहे हैं, खाने से खाली पेट नहीं भर रहे हैं। तो हमारे जो पोर्शन ऑफ फूड है दैट इज अ बिग पोर्शन। मैं जो एक सरल भाषा में समझा पा रही हूँ। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा उपाय होता है कि आप जो प्लेट में खा रहे हैं उसकी जगह अपनी प्लेट का साइज छोटा कर दीजिए।
क्वार्टर प्लेट कर दीजिए, जो छोटी वाली प्लेटें होती हैं। आपको लगता है कि आपको और खाना है, आप दोबारा उस प्लेट में ले लीजिए। आप धीरे धीरे करके खाइए। आप संयम से खाइए, मैं ये बोलूंगी, संयम, धीरे, शांति से खाइए। मैक्सिमम लोग जल्दी हड़बड़ाहट में होते हैं और वो हड़बड़ाहट में खा रहे होते हैं। तो आपका जब आप खाना शुरू करते हैं और जो ब्रेन को रिफ्लेक्स जाता है कि पेट भर गया, वो एक समय चाहिए, 20 मिनट से आधा घंटा। तो जब आप जल्दी खाना खाते हैं फटाफट फटाफट, तो दिमाग को ये ऑर्डर नहीं मिलता कि पेट भर गया है। वहां से खाना आपका पेट भरा ये वाला वापस आपको इंस्ट्रक्शन नहीं आएगा। तो आप खा रहे हैं, और ये रोज 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 ये होता है। इसलिए खाना हमेशा चबा के धीरे धीरे खाना होता है और छोटी प्लेट में खाना होता है। तो इसका मैं आपको ये तरीका बताया। दूसरा है जो एक बहुत बड़ा कारण है इस टाइम, रॉन्ग पेरेंटल अप्रोच। बहुत सी महिलाएं मुझसे बिल्कुल दो राय होंगी या बहुत सी नाराज भी होंगी कि आपने तो पेरेंटिंग पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। बिल्कुल नहीं, मुझसे बहुत ज्यादा आप पढ़े लिखे होंगे, आप मुझसे बहुत ज्यादा समझदार लोग भी होंगे, लेकिन पहले इस चीज को पूरा समझिए, उसके बाद बताऊंगी। तो रॉन्ग पेरेंटल अप्रोच का मतलब होता है खाने में आप कितना हेल्दी फूड खा रहे हैं, कितना नॉन हेल्दी फूड खा रहे हैं, आप कितना फास्ट फूड खा रहे हैं। फास्ट फूड क्या होता है, पहले ये भी बताना जरूरी है। फास्ट फूड का मतलब जो बाजार में आसानी से मिल जाता है, आपको बस पैसे देने होते हैं। तो इसमें वेफर्स, फ्रेंच फ्राइज, बर्गर्स, समोसे, कचौड़ी, हर वो चीज जो बैलेंस डाइट में नहीं आती, जिसको तल के बनाया है या जिसमें मैदा है, जो आप जिसमें कोई पौष्टिकता नहीं है, उसको आप फास्ट फूड कहते हैं। और जिसमें वसा यानी कि चर्बी या तेल ज्यादा होता है, जो कि आपकी कोई बेनिफिट में नहीं होता। क्योंकि अगर आप तले हुए सामान की बात करें, तो जब तेल जल जाता है तो उसमें सल्फर, और तेल प्योरीफाई होता है, ट्रिपल रिफाइंड, डबल रिफाइंड, ये सल्फर के थ्रू होता है, और इसमें कितने हजारों तरह के केमिकल जब तक जलते जलते क्रिएट हो जाते हैं। तो जब आप कोई कचौड़ी खा रहे हैं या बाजार से समोसे लेके खा रहे हैं, तो अल्टीमेटली आपने वो बर्नट ऑयल के है ना खाएं। समोसे वाला ऐसा थोड़ी है कि 500 समोसे बनाने के बाद वो तेल नाली में फेंक देगा। वो तो सुबह से कढ़ाई चढ़ेगी और रात तक चढ़ी रहेगी। तो आप केमिकल इनटेक कर रहे हैं जो आपकी बॉडी के लिए नुकसानदायक, क्या बहुत गंभीर तरह से नुकसानदायक होता है। तो नॉन हेल्दी फूड खाना, फास्ट फूड खाना, ये रॉन्ग पेरेंटिंग में आता है। मैगी बना के टिफिन में दे दी, बच्चों को मैगी का शुरू से चाव देना। मैगी खिला दीजिए हफ्ते में 1 बार 2 बार, लेकिन डेली उसको नॉर्म मत बनाइए। वो मैदे की होती है, उसमें कोई पौष्टिकता नहीं है। कुछ भी हो जाए, कितना भी वो बोले, वो ऐड बनाते हैं, वो उसमें आपके भले के लिए नहीं, वो अपनी फैक्ट्रीज चलाते हैं। ये आपका काम है कि आप देखें कि क्या सही है क्या गलत है। फिर तीसरा जो इसमें बहुत प्रमुख पॉइंट आता है, फिजिकल एक्सरसाइज, जो कि हम लोग नहीं करते। आज कितनी महिलाएं हैं, आप जागरूक महिलाओं को छोड़ दीजिए, मैं एक कॉमन मासेस की बात कर रही हूँ। हो सकता है आप जो देख रहे हैं उसमें से कितने लोग हैं, आप कितना परसेंटेज निकालेंगे जो कि फिजिकली एक्सरसाइज करते हैं, आउटडोर गेम्स खेलते हैं, किसी भी फॉर्म में एक्सरसाइज हो सकती है। क्या आपकी दिनचर्या है, आप कितनी देर स्क्रीन टाइम है, आपका कितनी देर मोबाइल टाइम है, आप उन सबको, आप अपना स्क्रीन टाइम लीजिए, आप मोबाइल टाइम लीजिए, आप टेलीविजन टाइम लीजिए, और आप अपना एक्सरसाइज का टाइम देखिए। आप कितना, क्या आप जस्टिफाई कर रहे हैं उसको? एक मनुष्य रोज कोशिश करता है 7 घंटे 8 घंटे, महिला कुछ मैंने और लोग देखे हैं जो 10 घंटे भी सोते हैं, 12 घंटे भी सोते हैं। तो उतनी इंपॉर्टेंस जब सोने को दी जाती है, तो उतनी इंपॉर्टेंस एक्सरसाइज को भी देना चाहिए ना। क्योंकि शुरुआत, पुर्जे हिलते रहना चाहिए, ये हर चीज बॉडी का हर पुर्जा हिलना चाहिए। अगर आप किसी मशीन को यूज नहीं करते तो वो जंग लग जाता है, जैम हो जाती है, उसके बीच की जो प्ले है वो खत्म हो जाता है। तो बॉडी के लिए भी तो ये सब चीजें बहुत आवश्यक है कि आप उसकी सर्विसिंग करें। आप कोई भी गाड़ी खरीदते हैं, आपको उसकी सर्विसिंग एएमसी देनी पड़ती, कोई भी आप तो कोई भी चीज ले लीजिए, आपके घर में एसी लगा हो, आपके घर का पंखा हो, अगर आप किसी चीज की देखभाल नहीं करेंगे तो वो खराब हो जाएगी। तो आप क्यों नहीं खराब होंगे? मेरा तो एक छोटा सा सवाल है कि अगर आप अपने ऊपर ध्यान नहीं देंगे, आप अपनी बॉडी की एएमसी खुद नहीं लेंगे, तो आपका मेंटेनेंस कौन आके करेगा?
nobody will come. It is you who have to take the responsibility, to take the annual maintenance contract of your body to maintain yourself and be healthy and fit, जिससे कि आप स्वस्थ रहेंगे तो दवाओं और डॉक्टर से दूर रहेंगे। तो फिजिकल एक्टिविटी, अब फिजिकल एक्टिविटी में लोग ये कहते हैं कि मैं जिम जाऊं या मैं ये कर लूं या मैं वो कर लूं। देखिए, मैं कभी भी ये नहीं बोलती कि आप जिम जाइए। ये आपकी बॉडी को पहले धीरे धीरे उसके हिसाब से चलाना पड़ता है। आप पहले, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कि डेली आप चलें। तो एक बेसिक है, आपके फोन में ऐप होता है 10,000 स्टेप्स, एक चीज होती है, स्टेप्स का ऐप होता है, आप उसको डाउनलोड करिए। किसी भी व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए मिनिमम, ये मैं स्टार्टिंग बोल रही हूँ, ये मैं एंड नहीं बोल रही, मिनिमम 10,000 स्टेप्स पर डे करना चाहिए। जो नहीं करते, आज से शुरू हो जाइए, आज से करने लग जाइए, क्योंकि ये एक बेसिक जरूरत है। और 10,000 स्टेप्स समथिंग अराउंड 6.5 से 7.5 किलोमीटर के, सबके अपने अपने स्टेप्स होते हैं, इतना ही आता है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज्यादा है और इसमें बहुत समय नहीं लगता। जब आप करना शुरू करेंगे तो आप आदत पड़ जाएगी, ये बहुत जल्दी होने लगेगा। तो सबसे पहले जिम नहीं जाइए, पहले आप स्टेप्स चलना शुरू करिए, अपनी बॉडी को चलने की आदत डालिए। उसके बाद ब्रिस्क वॉकिंग करिए। ब्रिस्क वॉक का मतलब होता है फुर्ती से चलना, तेजी से चलना, वो करिए। उसके बाद आप थोड़ी सी रनिंग, अगर जॉगिंग कर सकते हैं वो करिए। आपकी बॉडी इन सब चीजों को करते करते महीने 2 महीने में एडजस्ट हो जाएगी। उसके बाद आपको जो लगता है, आपको लगता है आपको जिम ज्वाइन करना है, आपको जो भी करना है वो आप करिए। क्यों? ये सब चीजें धीरे धीरे करने की मैंने इसलिए बोली क्योंकि अक्सर महिलाएं बगैर सोचे समझे सीधे से जिम में घुस जाती हैं और फिर वहां पे ट्रेनर्स हैं, जो भी है, हेक्टिक शेड्यूल होता है, तो स्लिप डिस्क, बैक पेन, बहुत सारी चीजें लेके आती हैं और वो है ना जाना बंद कर देती हैं हफ्ते भर में कि बहुत हो गया, मैं तो ये हो गया, मैं तो वो हो गया। तो इम्पोर्टेंट ये है कि स्लोली एंड कंसिस्टेंटली अपनी बॉडी की कैपेसिटी बढ़ाइए। और अब बहुत सारे लोगों का ये होता है कि कितना वॉक करना चाहिए, कम से कम 30 to 40 मिनट्स ब्रिस्क वॉकिंग डेली होनी चाहिए, एटलीस्ट 5 days a week। हम खाना रोज खाते हैं ना, सब कुछ रोज करते हैं, तो वॉक भी हमें अपने शरीर के लिए रोज करना चाहिए। और जब एक बार आपको आदत पड़ जाएगी तो आपको ये वॉक करना मुश्किल नहीं लगेगा। फिर अब आए और क्या कारण हो सकते हैं ओबेसिटी के। तो एक जो औरतें बहुत कॉन्शियस रहती हैं वो है हाइपोथायराइडिज्म। जो आपकी थायराइड की ग्रंथि है वो नॉर्मल नहीं काम कर रही है, अंडर एक्टिव होती है और उसमें आपको हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। तो शुरुआत में आप मोटे हो जाते हैं और मैक्सिमम औरतें ये कहती हैं मुझे थायराइड है इसलिए मैं मोटी हूँ। पर मैडम आप है ना वर्कअप करिए, थायराइड इज नॉट अ, आपने थायराइड है उसके बाद उसका दवा खाई ना, तो नॉर्मल आ गया बॉडी का थायराइड, तो आप भी तो पतले हो जाएंगे। पर आपने तो पतला वेट कम करा नहीं, जो जमा हो गया उसको तो कम करिए। तो आपका थायराइड जब नॉर्मल आ गया है विद मेडिकेशन विद एवरीथिंग, तो वेट भी कम हो जाएगा। लेकिन वेट अपने आप नहीं कम होगा, वेट को खर्च करना पड़ेगा। जो जो चर्बी जमी हुई है उसको आपको खर्च करके, उतनी कैलोरीज बर्न करके आपको वापस आप नॉर्मल पे आ सकते हो। थोड़ी सी मेहनत ज्यादा लग सकती है पर नामुमकिन नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि है ना थायराइड को एक बहाना बनाना चाहिए। मैक्सिमम औरतें हैं ना थायराइड को बहाना बना के बोलती हैं मेरे को तो थायराइड है। तो मैडम थायराइड का ट्रीटमेंट भी तो हो रहा है, तो आप वापस वेट रिड्यूस करिए। तो एक थायराइड एक मेजर कॉज होता है क्योंकि आजकल हाइपोथायराइडिज्म बहुत कॉमन है। इवन यंग एडल्ट्स में 17, 18, 16 साल में भी देखने को मिल रहा है। पर एक चीज और है, थायराइड अगर है और ये इतनी तेजी से बढ़ रहा है तो ये कहीं ना कहीं हमारे खान पान, हमारे पर्यावरण और हमारी एक्सरसाइज पे डिपेंडेंट है। अगर आप बच्चों को अभी से ये सब चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ आप इस पर ध्यान देंगी तो हाइपोथायराइडिज्म से ग्रसित होंगे। और हाइपोथायराइडिज्म खाली मोटापा नहीं लाता, वो बहुत सारी चीजें अपने साथ सौगात में लेके आएगा, जिसमें इनफर्टिलिटी भी होती है। तो आप अगर बच्चों को शुरुआत से एक प्रॉपर चीजें सिखाएंगी और अपने किचन को प्रॉपरली चलाएंगी और सब चीज एक संस्कार प्रॉपर डालेंगी इस तरह के कि एक्सरसाइज करना भी आपके संस्कारों में शामिल हो, तो डेफिनेटली आपके बच्चे इन बीमारियों से दूर रहेंगे। एटलीस्ट दूर खिसका सकते हैं 30, 40, 50 पे, है ना।
दूसरा, थायराइड की बात के बाद अगर अपन कहें तो बहुत सारी महिलाएं ये कहेंगी कि मैं तो इस चीज से बीमार हूं, उससे, तो मैं इसीलिए कुछ दवाओं की बात करूंगी। तो एक जो बहुत जरूरी चीज है, गर्भ निरोधक गोलियां। ठीक, गर्भ निरोधक गोलियों को पिल्स बोलते हैं, और ऐसी हमारी बहुत सी महिलाएं हैं जिनको ये नहीं पता कि गर्भ निरोधक गोलियां कब खानी होती हैं, कब नहीं खानी होती। तो गर्भ निरोधक गोलियां, क्षमा चाहिए, मैं सिर्फ थोड़ा सा बताने के वजह से इस तरह से बोल रही हूँ। गर्भ निरोधक गोलियां गर्भ गैपिंग के लिए होती है, एक बच्चे से दूसरे बच्चे में स्पेस देने के लिए होती है। पर मैं जो रूटीन में पेशेंटों से मिलती हूँ तो मुझे ये पता होता है कि बच्चे तो 10-10 15-15 साल के हो गए, पर महिला लगातार 5 से 10 साल से गर्भ निरोधक गोली खा रही है। भाई, pills are meant for spacing to child, तो बच्चे स्पेस करने के लिए आपकी पिल्स हैं। ये आपको कॉन्ट्रासेप्शन का परमानेंट वे नहीं है, इट इज नॉट द राइट वे। और जब बच्चा 10-15 साल का हो रहा है, आप लगातार खा रहे हो, यानी आप 40s की तरफ चल रहे हो, आपको थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो जाएगा, आपको कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी जो आपको पता ही नहीं है कि पिल्स की वजह से होंगी। तो फिर मैं बोलूंगी, जो पिल्स हैं वो दो बच्चों में अंतर रखने के लिए है। सपोज आपको 1 2 3 साल के लिए बच्चों में अंतर रखना है, आप यंग हैं, तो आप पिल्स ले सकती हैं, वो भी डॉक्टर को एक बार दिखा लें, उनकी राय के बगैर नहीं लें। ऐसे बहुत से मरीज होते हैं जहां पे आप पिल्स नहीं दे सकते, तो डॉक्टर की राय जरूरी है। उसके बाद आपको, अगर बच्चे नहीं चाहिए, तो उससे बचने के लिए, बहुत बच्चा ना लगे उसके बचने के लिए और बहुत सारे साधन अवेलेबल हैं जो बहुत आसान होते हैं, जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी हम लोग टॉपिक में आगे जरूर करेंगे कॉन्ट्रासेप्शन का। तो अब जो पिल्स हैं वो क्या होते हैं, स्टेरॉइड्स होते हैं। तो स्टेरॉइड किसी भी फॉर्म में लिया जाए उससे वजन बढ़ता है, और एक ऐसा स्टेरॉइड जिसको आप सालों साल ले रहे हो तो ये डेफिनेटली आपको हार्म करेगा, आप मोटे होंगे और आपको पता ही नहीं है कि आप मोटे कहाँ से हो रहे। तो मेरा अनुरोध है कि आप लोग ये देखें कि आप पिल्स कितने समय से खा रहे हैं, किसने एडवाइस करी, एक बार एडवाइस लेने के बाद दोबारा साल भर में दिखाने गए थे, और अगर आपकी है ना फैमिली कंप्लीट हो गई है तो प्लीज दूसरे साधन अपनाएं, बच्चा ना लगने के लिए। दूसरी दवाएं जो होती हैं उनमें आती हैं एंटी डिप्रेसेंट और एंटी साइकोटिक्स। तो जैसे जैसे हम लोग प्रगति कर रहे हैं तो डिप्रेशन की बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है महिलाओं में। महिलाओं में बहुत ज्यादा किसी भी कारण से हो सकती है, हम उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन डिप्रेशन महिलाओं में काफी ज्यादा देखने में पाया गया है। तो ये डिप्रेशन जब होता है और आप, मजबूरी है इलाज लेना, अगर आप इलाज नहीं लेंगे तो ये बीमारियां बढ़ती चले जाएंगी। तो जब आप डिप्रेशन की दवा खाते हैं तो उससे भी आपका, कोई भी दवा हो, एंटी डिप्रेसेंट हो, एंटी साइकोटिक ड्रग हो, ये आपके वेट गेन कराते हैं। इन सब का अपना एक नुकसान है। तो फिर अब यहाँ एक दूसरा वापस वही चीज आई, एक्सरसाइज। अगर आप रोज एक्सरसाइज करते हैं तो आपको डिप्रेशन नहीं होता। अगर कोई भी महिला रोज आधा घंटा एक्सरसाइज करती है, किसी भी प्रकार की, वॉक हो, जिम हो, योगा हो, मेडिटेशन हो, कुछ भी हो, ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप डिप्रेशन से दूर रहेंगे, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो आप में एक पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, जिसकी वजह से डिप्रेशन दूर जाता है। और आपको अगर डिप्रेशन है भी तो भी आप एक्सरसाइज करना शुरू करिए, आप इससे बहुत जल्दी इसको बता पाएंगे, इससे निजात पा लेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि समाज में ये चीजें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। ये नई जनरेशन की बीमारियां हैं, नए एरा की बीमारियां हैं जो कि आप दूर कर सकते हैं। ये आपकी लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं और ये आपके रहन सहन पे डिपेंड करती हैं, इसलिए आपको ये करना चाहिए। आपके बच्चे डिप्रेशन में जा रहे होते हैं, आपको पता ही नहीं होता, आपको जब पता चलता है जब आप उसको इलाज कराने लेके जाते हैं, देन दैट इज टू लेट। सो आई डेफिनेटली आस्क मदर्स कि आप
आपको ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि आपके बच्चे के लिए व्यायाम, आपके बच्चे के लिए एक्सरसाइज क्यों इंपॉर्टेंट है। मैं हर चीज का एग्जाम्पल के साथ बता रही हूँ। इसके बाद अपन आगे आए तो कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल। आजकल हम लोग मॉडर्न सोसाइटी है, वी आर फॉलोइंग वेस्ट और उसके कल्चर को फॉलो करते में हम लोग कुछ ऐसी ऐसी चीजें कर रहे हैं जो हमारे संस्कारों में नहीं आती। अब बहुत सी महिलाएं कहेंगी कि आप इंट्रोवर्ट बात कर रही हैं। नॉट एट ऑल, आई एम नॉट एट ऑल इंट्रोवर्ट। मैं सिर्फ एक टॉपिक पे बात कर रही हूँ जहां पे जो जरूरी है वो मेरा प्रथम कर्तव्य है बताना। तो कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल आजकल जो देखने में आया है, महिलाएं पुरुषों से ज्यादा कंजम्पशन करती हैं एल्कोहल का। अब आप कहेंगे ज्यादा का मतलब होता है दे आर टेकिंग इन मोर अमाउंट, क्वांटिटी ज्यादा होती है एंड मोर फ्रीक्वेंट, और इसकी वजह से इनको बहुत सारे दुष्परिणामों से जूझना पड़ता है। अल्कोहल इज इंजूरियस फॉर फीमेल हेल्थ, बट ये है, और इसकी वजह से क्या होता है, अल्कोहल के आगे पीछे जो खाते हैं वो फास्ट फूड होता है, ऑयली फूड होता है, जो भी वॉट नॉट। उसके बाद जो अल्कोहल है उसमें कैलोरीज बहुत ज्यादा होती हैं, और वो कैलोरीज आपको एम्प्टी कैलोरीज है, वो कैलोरीज आपको मोटा करती हैं। तो ये आजकल का जो नया ट्रेंड है अल्कोहल, वो भी मोटापे के लिए कहीं ना कहीं काफी हद तक जिम्मेदार है। फिर आ जाइए, ये यंगर जनरेशन का बात करें, फिर आ जाइए एक और बहुत बड़ा स्मोकिंग। धूम्रपान करना भी समाज में काफी बढ़ गया है। महिलाएं, मैं पुरुषों की बात नहीं करूंगी क्योंकि यहाँ पे ओबेसिटी की बात हो रही है और ये एक महिला प्लेटफॉर्म है। तो स्मोकिंग की वजह से आपके बहुत सारी प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। आगे हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे तो उसमें हम बताएंगे कि क्या होता है। लेकिन वासोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है, नसें सिकुड़ जाती हैं, तो ये हार्ट की भी सिकुड़ती हैं, आपकी बॉडी की भी सिकुड़ती हैं, इनफर्टिलिटी होती है, ओवेरियन रिजर्व कम होता है, अल्टीमेटली आप अपनी बॉडी को लूज कर रहे हो। तो हम बैलेंस डाइट खा नहीं रहे, हम फालतू की सारे गलत काम कर रहे हैं, और ये भी उसमें एक गलत एड ऑन हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है। इसके बाद अगर हम आए तो आज की जो कॉम्पिटिटिव दुनिया है, जो हर फील्ड में कंपटीशन, हर फील्ड में प्रॉब्लम्स हैं। ऑफिस की प्रॉब्लम, घर की प्रॉब्लम, पति पत्नी की प्रॉब्लम, बच्चों की माँ की प्रॉब्लम, स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है, एक्सट्रीम स्ट्रेसेस है। स्ट्रेस होगा तो एंजाइटी होगी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन आपको ओबेसिटी की तरफ लेके जाएंगे। जब ये सारी चीजें होंगी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, तो एक चीज क्या होगी, लैक ऑफ स्लीप, यानी कि नींद नहीं आना। बहुत सारी महिलाएं आती हैं, नींद नहीं आती मैडम, नींद की गोली लिख दो। पीपल आर यंग, 23-24 साल की उम्र में उन्हें नींद नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही? ये सारी बीमारियों को रास्ता देंगे, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी एट अ यंगर एज। बच्चों को नींद नहीं आती तो नींद नहीं आएगी, ये सब विशियस सर्किल है। ओबेसिटी बढ़ेगी, ओबेसिटी बढ़ेगी तो ओबेसिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी। फिर अगला जो बहुत कम हिस्से में होता है, मेरे से बहुत सारी महिलाएं बोलती हैं मेरे तो पूरा खानदान मोटा है। अब खानदान पे नाम लगाना, देखिए मैं नहीं मानती। पूरा खानदानी एक्सरसाइज नहीं कर रहा, पूरा खानदानी सिर्फ खा रहे हैं, नॉन एक्सरसाइजिंग है, और हर गलत खाना खा रहे हैं। गलत मतलब जो बैलेंस डाइट नहीं है, जिसमें तेल घी चावल आलू शक्कर ज्यादा है, तो पूरा खानदानी मोटा है, तो किचन से गलत शुरुआत हुई है। सो दैट इज नॉट द कॉज। आप सही हो सकते हो। और दूसरा एक होता है जिसमें जेनेटिक कॉज होता है, जो वाकई आपका जेनेटिक डिसऑर्डर है, जिसमें कुछ सिंड्रोम्स आते हैं जैसे कि पैडर विली सिंड्रोम। बट ये इतने रेयर होते हैं, इतने रेयर होते हैं कि ये देखने को नहीं मिलते। अगर मैं पूरी लाइफ टाइम में भी देखूं अपने जितने पेशेंट, तो मुझे एक पेशेंट में नहीं दिखेगा, पूरे शहर में भी शायद एक पेशेंट ना दिखे। इसलिए मैंने ये कॉज लिया कि जेनेटिक कॉजेज आर नॉट सो कॉमन फॉर ओबेसिटी। लोग ये कहते हैं मेरा तो खानदानी मोटा इसलिए मैं मोटी हूं, तो दैट इज अ रॉन्ग थिंग। कुछ परसेंटेज होती है, पर अगर आप ये तो देखें कि आप वाकई एक्सरसाइजेस कर रहे हैं डेली, आप
रिगरस एक्सरसाइज कर रहे हैं एंड फिर भी आप मोटे हैं, देन इट इज एन एक्सक्यूज। बट पहले आपने जितने मैंने क्राइटेरिया बताए कॉजेज, अगर वो आप सब 100% फॉलो कर रहे हैं एंड सालों साल से फॉलो कर रहे हैं, डोंट से कि मैं 1 महीने से कर रही हूँ एंड देन दिस इज द रिजल्ट। नो, नथिंग वर्क्स इन 1 month। इट शुड बी रिगरस, कंटिन्यूअस efforts which should be consistent for years. It should be there incorporated in your lifestyle, not a day to day or a month or a 2 month issue। आप वजन एकदम कम कर लेते हैं, वो कम उतने से टाइम आपने फॉलो करा रिलीजियसली, बट ये परसिस्टेंट होना चाहिए, हमेशा की हैबिट होना चाहिए। इट शुड बी अ पार्ट एंड पार्सल एक्सरसाइजेस एंड हेल्दी डाइट शुड बी अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर डेली एक्टिविटीज। अब बहुत से लोग बोलेंगे अगर मैं मोटे हूं भाई तो क्या प्रॉब्लम है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाई यू आर behind all these issues, why you are discussing all these issues? So now the point is why I want to discuss all the things to make you healthy। तो common problems due to obesity, अगर आप 30 BMI से ऊपर ओबीज हो रहे हैं, सपोज 25 से ऊपर हैं, आप ओवरवेट हैं, तो डेफिनेटली आप ओवरवेट हैं, आप ओवरवेट ध्यान नहीं दिया, आप ओबीस हो गए। अब आप ओबीस हैं, आपको क्या क्या हो सकता है? सबसे पहली चीज टाइप 2 डायबिटीज मलाइटस, यानी कि जो आपकी भाषा में बात करूं तो शक्कर की बीमारी, जो बहुत आम हो गई है, जो पहले कम देखने को मिलती थी अभी आम है। तो डायबिटीज टाइप 2 होना बहुत आसान होता है, इसमें इंसुलिन काम नहीं करता क्योंकि बॉडी सरफेस एरिया या बॉडी मास बढ़ जाता है। अपन दूसरे पे आए तो ब्लड प्रेशर, अगर देखने में आया है महिलाएं जो 30-35 की महिलाएं तो अपने आप को इतना बूढ़ा मानने लगती हैं, उनको इतनी सारी बीमारी होती है, वो कहती है मुझे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, ब्ला 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 ब्ला। तो हाइपरटेंशन इज द सेकंड थिंग। थर्ड इज डिसलिपिडीमिया। डिसलिपिडीमिया का मतलब है आपकी जो लिपिड प्रोफाइल है, जो आपकी बॉडी में जो ब्लड में फैट है वो हायर साइड में है। आपने नाम सुना होगा विचित्र नाम, एलडीएल, वीएलडीएल, एचडीएल, ये जो फैट्स के टाइप होते हैं ब्लड में, वो सब ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाना, उसे डिसलिपिडीमिया बोलते हैं और ये कॉज करता है हार्ट डिजीज। ठीक, उसके बाद आ जाइए स्ट्रोक। स्ट्रोक का मतलब होता है लकवा मार जाना, जो नसें हैं वो कमजोर हो जाती हैं, उसके वीक पॉइंट बन जाते हैं, वहां से वो रप्चर हो जाती हैं और वहां से ब्लड लीक हो जाता है, सिस्टम ओपन हो जाता है और वहां से वो पार्ट का लकवा हो जाता है दिमाग में इफेक्ट होने की वजह से, तो वो स्ट्रोक हो गया। और ये कहाँ से हो रहा था शुरुआत? मोटापे से। फिर होता है कैंसर्स, मेलिग्नेंसी। आप कहेंगे कैंसर का मोटापे से क्या ताल्लुक? जब आप इतनी अटरम चटरम चीजें जो आपने खाई, जो तली चिकनी थी, जिसमें जले हुए तेल थे, जिसमें जिसके इंग्रेडिएंट्स खराब थे, जो फास्ट फूड थे, पाम ऑयल होता है, ये सब कार्सिनोजेनिक होते हैं। तो आपका बॉडी का जो जीआई ट्रैक्ट का कैंसर्स बहुत कम होते हैं, सीए प्रोस्टेट, सीए रेक्टम, सीए स्टमक, सीए ईसोफेगस, ये सब चीजें बहुत ज्यादा हो जाती हैं। अब अपन छठी चीज पे आते हैं, तो सिक्स्थ पॉइंट इज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, जिसमें अस्थमा आएगा और स्लीप एपनिया सिंड्रोम, यानी खुर्राटे लेना जो होता है ना, वो भी मोटापे की वजह से आता है। आपका जो स्लीप एपनिया, खुर्राटे में क्या होता है? खुर्राटे इज नॉट जस्ट आवाज, वो उतनी देर आप सांस लेना बंद हो जाती है, आप एपनिया में जाते हैं, ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, तो स्लीप एपनिया अच्छी चीज नहीं होती। ये स्टार्टिंग खुर्राटों से होती है और ये बढ़ते बढ़ते आगे बीमारी का रूप ले लेती है और ये डेंजरस होती है। उसके बाद अगर अपन आए, अस्थमा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ओबेसिटी विद एसिडिटी प्रोन होता है पेशेंट अस्थमा को। किसी को अगर अस्थमा है, वो मोटा है और उसको एसिडिटी हो जाए, उसका स्पाज्म एग्रवेट हो जाएगा। ये एक बहुत छोटी सी थी, तो मेरी एक गुजारिश है अस्थमा जिन लोगों को है, आप इतने सारे इनहेलर्स, इतने सारे पम्प्स, इतने सारे स्टेरॉइड यूज करते हैं, मजबूरी है, आप वेट कम करिए। बहुत से लोगों में वेट कंट्रोल करने से जो स्पाज्म का एपिसोड है, जो अटैक है, वो कम हो जाएगा। क्यों? और खाने के नियम करें। जो भी एस्थमेटिक हैं उनको मैं एक ही चीज बोलूंगी कि आपको एसिडिटी नहीं रहना चाहिए। तो एसिडिटी कब नहीं रहेगी? आप जब है ना, ब्यालू सिस्टम जो एक
बहुत टेक्निकली सिस्टम है जिसमें आप शाम को जल्दी खाना खाते हैं, वो फॉलो करिए, आपको एसिडिटी नहीं रहेगी, तो आपकी काफी हद तक दवाएं कम हो जाएंगी। फिर अब सातवां जो प्रॉब्लम आएगी वो होगी फैटी लिवर। जिगर में चर्बी बढ़ रही है, बहुत सारे लोग सोनोग्राफी कराते हैं वहां जिगर में, और उससे अब लिवर अगर खराब होगा तो आपका हाजमा खराब होगा, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। और लिवर अगर डैमेज होगा तो आपका जो लिपिड मेटाबॉलिज्म है, जो कि जिगर के थ्रू होता है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, आपकी ब्लड प्रोफाइल डिरेंज होगी और कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। तो ये जितनी भी 8 बीमारियां, ये सब एक दूसरे से आपस में जुड़ी हुई हैं। और इसका मेन कॉज क्या था? शुरुआत ओबेसिटी, ओवरवेट, मोटापा। तो कितना जरूरी है इसको मोटापे पे बात करना। अब अपन आ जाए गुर्दे। जब अपन ने सबकी बात करी तो गुर्दों की बात नहीं करेंगे। तो गुर्दे भी डैमेज होते हैं मोटापे से। कैसे? ये तो आपने सुना ही नहीं होगा। तो जब चर्बी गुर्दों पे भी जमने लगती है, उसकी ब्लड वेसल्स छोटी होने लगती हैं, उसकी ब्लड वेसल के अंदर भी तो गुर्दे होते क्या है, अंदर है ना, कैपिलरीज ही तो होती हैं, पूरी संरचना में कैपिलरीज होती हैं, नसें होती हैं, जो बारीक लास्ट एंड आर्टरीज जो होती हैं, तो वो डैमेज हो जाती हैं। जब आपको फैट, आप ओबीज होंगे तो कोलेस्ट्रॉल जमेगा, कोलेस्ट्रॉल, डिसलिपिडीमिया, हाइपरटेंशन, तो सबसे पहले गुर्दे खराब होते हैं। गुर्दे खराब होंगे तो हाइपरटेंशन हो गया। अगर कोई मोटा है, हाइपरटेंशन है, यानी कि उसके गुर्दे अफेक्ट हो चुके हैं, शुरुआत हो चुकी है। उसके बाद आप आए तो ऑस्टियो आर्थराइटिस। कोई भी वजन आप लेके घूम रहे हैं, वो उसका जोर बाहर सबसे ज्यादा आपके घुटने झेलते हैं। आप सपोज मेरा वजन सपोज 60 किलो होना चाहिए था, मैं 80 किलो, तो 20 किलो वजन मैं जमीन से उठ के बैठती हूँ तो उठा रही हूँ। तो एक 20 किलो का बोरा आप रख के देखिए, जब आप जमीन से बैठ के उठेंगे तो कितना भारी होता है। आप बिस्तर पे बैठ रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप दौड़ रहे हैं, आप भाग रहे हैं, आप 20 किलो एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं, तो वो बेचारे घुटने जो बोल नहीं पा रहे, वो घिसना शुरू हो जाते हैं। और मैक्सिमम महिलाओं में कैल्शियम और विटामिन D3 डेफिशिएंसी होती है, थायराइड होता है जिसमें हाइपोकैल्सीमिया होता है, तो ये घुटने और तेजी से घिसते हैं। घुटनों के कारण आप चल नहीं पाते, एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, तो फिर आपकी प्रॉब्लम बनी रहेगी। तो समय रहते, जब आप यंग हैं, आपके बच्चे जो छोटे हैं, वहीं से आप है ना लाइफस्टाइल में जोड़ दीजिए, एक्सरसाइज करना, लाइफस्टाइल में गेम्स खेलना जोड़ दीजिए। आपके ये जो प्रॉब्लम है बात की, वो नहीं आएंगी। फिर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं। जो लोग मोटे होते हैं, वो जैसे जैसे मोटे होते चले जाते हैं और किसी न किसी कारणवश वो वजन नहीं कम कर पाते, तो उसमें डिप्रेशन, लेथार्जी, स्ट्रेस, ये सारे फैक्टर आते हैं। फिर इनकी दवा शुरू होती है, वो फिर मोटा और करेंगी, तो ये विशेष साइकिल शुरू हो जाती है। और जो पुरुष होते हैं उनमें इम्पोर्टेंस हो जाता है। तो इम्पोर्टेंस होगा तो आजकल यंग जनरेशन में इम्पोर्टेंसी देने को देखने को मिलती है, और इसके कारण शादियां टूट जाती हैं। आपका डिवोर्स रेट बढ़ जाता है, आपके फैमिली में इनफर्टिलिटी बढ़ जाती है। तो आप ये देखो कि एक छोटी सी चीज थी ओबेसिटी, मात्र क्या, आज ही तो अच्छा लग रहा है खाना, क्या है, मिठाई तो खा रही हूँ, पर आपने देखा कितने घोर इसके परिणाम है, कितने घोर। मैं तो इसको वाकई डरावने हैं। तो अब इनसे छुटकारा कैसे पाया जाए? मुझे तो लगता है आपको कॉपी पेंसिल लेके बैठना चाहिए, कैसे पाया जाए। क्योंकि देखिए, ये सारी चीजें मदर्स जो हैं, माएँ, सासें, ये सब आपके हाथ में। तो सबसे पहली चीज जाएगी हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट का मतलब डाइट फूड नहीं खिलाना मुझे आपको। हेल्दी डाइट का मतलब है जो आप रोज खाना खाते हैं वो हेल्दी हो, स्वस्थ हो, पौष्टिक हो, खाने में आपको न्यूट्रिशियस हो। क्योंकि आजकल जो फूड है उसमें पेस्टिसाइड ज्यादा होते हैं। मतलब आपको कैसे बताऊं, जो कीड़े मारने की दवा होती है, जो उसमें कीड़े लगे होते हैं, वो पहले से ही छिड़क देते हैं, कीड़े लगे नहीं लगे कि उपज खराब नहीं हो। दूसरा फर्टिलाइजर्स, यानी जैविक खादें नहीं हो के केमिकल डालते हैं पौध को अच्छा जल्दा बड़ी करने के लिए, बहुत सारा वो करने के लिए। तो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर हमेशा नुकसान करता है। तो जो गुणवत्ता है खाने की, जो कैलोरिक वैल्यू है, जो पौष्टिकता है, वो कम हो चुकी है। तो आप खाना ज्यादा मात्रा में खा रहे हैं और जो आपको फायदा नहीं कर रहा है। फिर
शक्कर का सेवन। शक्कर तो इतना मजा आता है खाने में, लेकिन मेरी एक आपसे इंतजा है, आप लोग शुगर, जो शुगर प्रेमी हैं, जो उनको शक्कर खाना बहुत अच्छा लगता है, आप एक बार यूट्यूब पे जाके शक्कर के बनने के तरीके को जरूर देखिए कि शक्कर कैसे बनाई जाती है, कैसे वो मरे हुए जानवरों के जो बोन्स होती है, उसके बोन चारकोल से उसको डीकलराइज करते हैं वाइट करने के लिए। आप एक बार देख लीजिए, आप शक्कर खाना छोड़ देंगे। ये मेरी 100% वो है। आप शक्कर खाने से मरे हुए जो जानवर होते हैं उनकी हड्डियां निकाल दी जाती हैं और उससे डीकलराइज करी जाती है शक्कर। आप जाके इसका पूरा तथ्य देख सकते हैं। फिर चलिए, आपने कहा शक्कर तो बता दी कि खराब चीज है, क्योंकि शक्कर इज अ कोकेन। इट इज मोर डेंजरस देन कोकेन। इट इज एडिक्टिंग। आपको इसका नशा लगता है। मीठा खाने वाला मीठा खाए छोड़ नहीं पाता, उसको तलब लगेगी। तो तलब क्यों लगेगी? अगर ये अच्छी चीज होती तो तलब नहीं लगती। आपको कभी फाइबर खाने की तलब लगती है? आपको कभी लगता है कि घास फूस खा लें? आपको लगता है कि वेजिटेबल्स उबाल के खा लें? आपको लगता है कच्चा ही खाना खाएं? आपको तलब होती है, जैसे रोटी की तलब होती। गेहूं, गेहूं इज ऑल्सो एडिक्टिंग। लोग छोड़ नहीं पाते। एडिक्शन नहीं होना चाहिए किसी भी चीज में। हम व्यायाम करने का एडिक्शन नहीं पाल पाते, पर हम शुगर एडिक्शन पाल सकते हैं। तो शुगर हो गई। तो शुगर एक बहुत क्यों नुकसान करेगी? फ्रूट्स में शुगर होती है, मैक्सिमम चीजों में शुगर होती है। अपनी कुदरती शुगर भी होती है और दूसरी ये होती है जो हम डालते हैं। तो हमारे मैक्सिमम चीजों में कुदरती शुगर बहुत ज्यादा होती है। अगर आप गेहूं का एंड प्रोडक्ट देखें, कार्बोहाइड्रेट, तो वो भी तो शुगर है। हर चीज जो डाइजेस्ट होके पेट में डाइजेस्ट होगी, उसका एंड प्रोडक्ट मैक्सिमम चीजों का शुगर होता है। तो हमें शुगर की जो मिल रही है वो बहुत ज्यादा है, जो कुदरती मिल रही है। हम ऊपर से शक्कर की चीजें भी खा लेते हैं। तो प्लीज, शुगर जरूरी हो उतना ही डालिए, मत खाइए। या आपको अंदर ही अंदर खत्म कर रहा है। ऐसा नहीं होता कि जो लोग शक्कर खाते हैं उन्हीं को डायबिटीज होती है। ये जो आप खाने खा रहे हैं, सपोज आपका गेहूं है, वो एंड डाइजेस्ट होने के बाद भी शुगर बनाएगा। तो शुगर उन लोगों को भी डायबिटीज होगी जिनका एंड प्रोडक्ट। चावल जो लोग बहुत ज्यादा खा रहे हैं, चावल इज रिफाइंड शुगर, सिंपल शुगर। तो सिंपल शुगर बहुत इजीली डाइजेस्ट होते हैं, इसलिए चावल हल्के खाने में आते हैं। चावल बहुत आराम से हजम होंगे। फिर शक्कर की तो अपन ने बात करी, पर इधर एक और इम्पोर्टेंट चीज आती है, नमक। नमक। आप कहोगे नमक क्यों? नमक कैसे? नमक पानी रोकता है, बॉडी में स्वेलिंग होगी, एडिमा होगा, नमक से गुर्दे खराब होंगे, नमक से ब्लड प्रेशर होगा, नमक के बहुत सारे नुकसानात होंगे। तो हेल्दी डाइट में तो नमक नहीं होता। तो जो लोग बहुत ज्यादा नमक का अचार खाते हैं, एक्स्ट्रा सॉल्टेड चीजें कम खाना चाहिए। अगर आप सब वो खा रहे हैं तो दूसरी चीजों में नमक कम करिए, क्योंकि नमक आपके हार्ट, ऑर्गन्स, गुर्दे, इनके लिए कभी भी अच्छा नहीं होता। हर चीज मॉडरेशन में फायदा करती है। उसका एक्सेस होगा तो वो नुकसान करेगी, कितनी भी वो अच्छी चीज क्यों ना हो। तो नमक एक बहुत आम चीज है जिसके बारे में लोगों को नहीं पता। लोग, बहुत सारी महिलाएं जिनको ब्लड प्रेशर है, वो हाई सोडियम सॉल्ट खाती हैं। तो हाई सोडियम सॉल्ट यानी कि ये जो सादा टाटा का नमक आता है, नहीं। आपको अगर ब्लड प्रेशर है तो आपको सोडियम कम करना पड़ेगा। गुर्दे, आप दवा खा लेते हैं, पर उसके अलावा, दवा तो जरूरी है, पर उसके अलावा आपकी लाइफस्टाइल में, आपके खाने में सोडियम सॉल्ट को कम करना जरूरी है। लो सोडियम सॉल्ट आते हैं मार्केट में जो इजीली अवेलेबल होते हैं, और आज से नहीं है, बरसों से है। टाटा लाइट आकर के आता है। दूसरा पोटेशियम सॉल्ट आते हैं टाटा में, अभी है ना, बिल्कुल। सॉल्ट्स में बहुत सारी वैरायटी है, और वैसे भी कैच में भी पोटेशियम सॉल्ट्स आते हैं। अब सेंधा नमक खाइए जब आप जो व्रत में खाते हैं, दैट इज मोर हेल्दी वे ऑफ हैविंग सॉल्ट। ठीक है, तो नमक पे आ गए। फिर फाइबर, क्योंकि मैं आपको हेल्दी डाइट के बारे में बात कर रही हूँ कि आपको क्या क्या चेंज करना है। तो आपको नमक कम करना है, शक्कर कम करना है, फाइबर बढ़ाने हैं। फाइबर मतलब रेशा। अब रेशा कैसे आएगा? रेशा, मैक्सिमम लोग गए बाजार में और एक आटे का पैकेट खरीद लाते हैं, ब्ला 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 ब्ला, और वो आटा पिसा हुआ होता है, उसको बनाया, रोटी बनाई। सो जब आप बहुत रिफाइंड आटा, जो, क्योंकि जितने भी मार्केट में रेडीमेड आटे हैं, वो
रिफाइंड पतले मैदे बहुत ज्यादा फाइनली ग्राइंडेड होते हैं, मैदे स्टाइल में होते हैं, तो ये जो मैदे स्टाइल के आटे होते हैं ये आपकी इंटेस्टाइन के लिए हार्मफुल होते हैं। आपके आटे में फाइबर होना चाहिए, हस्क होना चाहिए, तो आटा हमेशा थोड़ा सा दरदरा पिसा होना चाहिए। माना पतले आटे की रोटी सुंदर दिखती है, पर पेट के लिए सुंदर रोटी मोटे आटे की होती है। आटा गला दीजिए, वो गल जाएगा, उसके बाद उसमें खाइए। आटे में चोकर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी दरदरी चीजें, कोर्स चीज होना चाहिए। आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, आपका हाजमा सही रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली एक बॉडी को चलाने का मेन सिस्टम है इस डाइजेस्टिव। आई थिंक कुछ नेटवर्क इशू है डॉक्टर अर्शी की साइड से। मल एंड लेट एंड अस हैव हेलो, या यस। या सॉरी, शुड बी नॉर्मल विद फाइबर कंटेंट। ओके, तो हमने एक हेल्दी डाइट के बारे में बात करी है। सेकेंडली हम आएंगे एक्सरसाइज पे, वो तो जरूरी है, मैं ऑलरेडी ले चुकी। तीसरी चीज है रिस्ट्रिक्शन ऑफ अल्कोहल एंड स्मोकिंग। चौथी चीज है रेगुलर एक्सरसाइज, कीपिंग योर सेल्फ एक्टिव। अगर आपके घुटनों में दर्द है तो साइकिलिंग कर लीजिए, उससे आपको कर सकते हैं, उसमें घुटनों में दर्द नहीं होता। फिर है रिड्यूसिंग स्ट्रेस बाय डूइंग योगा एंड मेडिटेशन। बहुत 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 जरूरी है आज के एरा में। आप आधा घंटा अपने लिए डेली निकालिए, यकीन मानिए दवाएं आपसे 10 साल दूर चली जाएंगी। फिर गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप। आपको लगता है आपकी बॉडी को कितनी देर में आराम आएगा, आपकी कितनी देर की स्लीप इंपॉर्टेंट है, 7 घंटे की, 8 घंटे की, वो अपने बॉडी के अकॉर्डिंग उतना सोइए। सोना बहुत जरूरी है। तो अगर आप ये चीजें, 6 चीजों को अपने डे टू डे एक्टिविटी में शामिल करेंगे तो आपकी ओबेसिटी कम हो जाएगी और आप भी बहुत स्मार्ट और बहुत फिट कहलाएंगे। और इस देश से जो एपिडेमिक आने रही है, जो आने वाली है, जो घर में बच्चों को परेशानी होने वाली है, क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी परेशान होगा उसका एंड रिजल्ट तो आप ही हैं, आप ही परेशान होंगे। तो आपको सिखा रही हूँ कि आप ये सीखिए और आप फॉलो करिए और आप इसको घर के रूटीन में डालिए और स्वस्थ रहिए और देश को आगे बढ़ाइए।